हाय फ्रेंड्स, अगवारी स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो टॉपिक है वाटर यानी जल, जो पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो आज मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो क्वेश्चंस सीटेट एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि इस टॉपिक से हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। जैसा कि पहला प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं? पहला में ऑप्शन दिया हुआ है भूमिगत जल, दूसरा नदियाँ, तीसरा झील एवं तालाब, चौथा में दिया हुआ है ये सभी। तो इसका जो आपका जो आंसर हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि जल का जो स्रोत होता है भूमिगत जल भी होता है, नदियाँ भी होता है, झील एवं तालाब ये भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी पर कितना भाग जल है? पहला में दिया हुआ 1/3, दूसरा में 2/3, तीसरा में 3/4, चौथा में दिया हुआ है आधा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 3/4 होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो है 3/4 भाग जल है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं थर्ड में पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया हुआ है जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। सेकंड में दिया हुआ है महासागरों का जल खरा एवं मीठा दोनों प्रकार का होता है। थर्ड में दिया हुआ है द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है। चौथा में दिया हुआ है जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर इज फर्स्ट होगा, क्योंकि जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि जल की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ए में दिया हुआ है जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है। बी में दिया हुआ है जल की उपलब्धता जीवन विविधता को भी निर्धारित करती है। इसका ऑप्शन देखिए कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। पहला केवल ए, केवल बी, तीसरा में दिया ए और बी दोनों, चौथा में दिया हुआ न तो ए और नहीं बी। तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा का जो आंसर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर इज थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है, तथा बी जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी निर्धारित करती है। तो इसका आंसर इज थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जैसे ए में दिया हुआ है मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। बी में दिया हुआ है यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। सी में दिया हुआ शारीरिक रक्त का 80% भाग जल होता है। इसमें भी ऑप्शन देख सकते हैं कुछ इसी टाइप का दिया हुआ है, जैसा कि फोर्थ में दिया था। पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी तीनों। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा का जो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ए बी और सी तीनों होगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। एकदम राइट बात है। उसके बाद बी में दिया हुआ शरीर के तापमान को संतुलित रखता है, ये भी सही है। शारीरिक रखता है 80% भाग जल होता है, ये भी आपका सही है। इसीलिए इसका आंसर है ए बी सी तीनों हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिया हुआ है पहला जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा में जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा में कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र HO2 होता है। तो इसका जो आंसर छठा का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यदि वह जल किसी तापमान पर वाष्पीकृत हो सकता है। बी में दिया हुआ है जल सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत होता है। सी जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों होगा, दूसरा ए और सी दोनों होगा, तीसरा बी और सी होगा, चौथा ए बी और सी तीनों होगा।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर होगा उसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा। ए में दिया हुआ है जल किसी भी तापमान पर वाष्पीकृत हो सकता है। उसके बाद सी में दिया जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 8वां, इसमें करा के निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जैसे कि इधर स्रोत दिया हुआ है, इधर मात्रा परसेंटेज में दिया हुआ है, इधर ए बी सी करके दिया गया हुआ है और इधर 1 2 3 करके दिया गया है। ए में दिया हुआ महासागर, बर्फ के रूप, भूमिगत नदियों तालाबों एवं झीलों, इधर 97 to 1, यानी कि इसको मिलान करना कौन सा होगा। तो जैसे कि इसका जो 8वां का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो 8वां का जो आंसर हो जैसे ए हो गया, ए का जो आंसर हो जाएगा पहला महासागर का हो जाएगा 97, उसके बाद बी जो हो जाएगा बर्फ़ के टुकड़े का हो जाएगा 2, तीसरा भूमिगत नदियों तालाबों एवं झीलों का हो जाएगा तीसरा फर्स्ट। तो 8वां का जो आंसर जब का हो जाएगा, 8 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हो गया जल एक यौगिक है, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, सी जल एक अच्छा विलायक होता है। ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए बी और सी तीनों। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ए बी और सी तीनों हो, क्योंकि जल एक यौगिक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, और सी में दिया जल एक अच्छा विलायक भी होता है। तो इसका आंसर इस 9 का 4 हो जाएगा, ए बी और सी तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। पूछ रहा है कि राधा एक बर्फीले स्थान का भ्रमण करती है, जहां वह देखती है कि कुछ लोग बर्फ में छिद्र करके मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना क्यों संभव हो पाती है, बताइए। जैसे पहला दिया हुआ है सतह पर बर्फ जमा होता है लेकिन अंदर जल द्रव की अवस्था होता है। दूसरा, बर्फ में मछली जमी हुई होती है। तीसरा, विभिन्न मछलियाँ शीत निद्रा में बर्फ में होती है। चौथा में दिया उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, सतह पर बर्फ जमा होता है लेकिन अंदर जल की द्रव की अवस्था में होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को रेखाचित्र दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र होता है। पहला थर्मामीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर, तीसरा हाइग्रोमीटर, चौथा लैक्टोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, हाइग्रोमीटर होगा। एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और रिपीट भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा थर्ड हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। जैसे ए में दिया हुआ है धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। बी में दिया हुआ है जल वायुमंडल में भाप को आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, केवल ए केवल बी। थर्ड में दिया हुआ ए और बी दोनों। चौथा में दिया हुआ न तो ए और न ही बी। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा उसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब बी में कह रहा है कि जल वायुमंडल में भाप को आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। पूछ रहा है कि शिक्षक कक्षा में मृत सागर के विषय में बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृत सागर के विषय में सही है। ए में दिया हुआ कि मृत सागर में लवणता सर्वाधिक है। बी में दिया मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं। सी में दिया हुआ मृत सागर की लवणता 300 ग्राम प्रति लीटर लगभग है। ऑप्शन दिया हुआ ए और बी होगा, ए और सी होगा, बी और सी होगा, ए बी और सी तीनों होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ए बी एस और तीनों होगा, क्योंकि मृत सागर में लवणता सर्वाधिक होती है। उसके बाद मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं। सी में दिया हुआ है मृत सागर की लवणता 300 ग्राम प्रति लीटर के लगभग होता है। तो इसका आंसर इस चौथा हो जाएगा, ए बी और सी तीनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है। पहला 1%, दूसरा 99%, तीसरा 49%, चौथा 2%, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा आपका सेकेंड हो जाएगा 99%, यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का 99% जल हमारे लिए अनुपयोगी है।
क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि शिक्षक कक्षा में मौखिक रूप में जल चक्र को बताना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र के सही रूप में बताता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे में दिया हुआ है, पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में परितंत्र में घूमता रहता है जिसका जल चक्र कहा जाता है। बी में दिया हुआ जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए होगा, केवल बी होगा, ए और बी दोनों होगा, न तो ए और नहीं बी होगा। तो इसका जो आंसर आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि ए में दिया हुआ है पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में परितंत्र में घूमता रहता है जिसको जल चक्र कहा जाता है, तथा बी में दिया हुआ है जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। तो ए और बी दोनों इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ये दिया हुआ है घरेलू अपशिष्ट व मल मूत्र आदि का जल स्रोत में मिलना। बी में दिया हुआ खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग से। सी में दिया हुआ जल स्रोतों में जीव जंतुओं को मर जाने से। जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी तीनों होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर इज तीनों होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी होगा, क्योंकि घरेलू अपशिष्ट मल मूत्र आदि का जल स्रोत में मिलना जो है प्रदूषण का कारक है। उसके बाद खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग से भी होता है। उसके बाद जल स्रोतों में जीव जंतुओं के मर जाने के कारण से भी जल जो होता है प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। कि ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। जैसे पहला दिया वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, बी दूसरा में दिया हुआ जल में ऑक्सीजन की मात्रा, 3 में दिया हुआ नदियों और तालाबों के जल में प्रदूषण, चौथा दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का जो आपका आंसर हो जाएगा उसका थर्ड आंसर हो जाएगा, नदियों और तालाबों के जल में प्रदूषण द्वारा मापा जाता है बीओडी को। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण की हानियों से सम्मानित होता है। ए बाढ़, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी पीलिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन 18 का आंसर इज 3 हो जाएगा, बी सी और डी। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है ए बी और सी, ए बी और डी, बी सी और डी, ए बी सी डी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा बी सी और डी होता है, क्योंकि जल प्रदूषण की हानियों से जो सम्मिलित होता है आपका टाइफाइड होता है, हैजा होता है और पीलिया होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में दिया हुआ है बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है। बी में दिया हुआ सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं। सी में दिया हुआ दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी तीनों। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर इज 4 हो जाएगा, ए बी और सी तीनों होगा, क्योंकि बाढ़ के कारण हैजा और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है, सही बात है। सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं, ये भी बिल्कुल राइट बात है। सी में दिए हुए दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा ए बी और सी तीनों होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो पूछ रहा है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित रोगों के कौन से युग में दूषित जल के कारण फैलते हैं। पहला दिया हुआ है पेचिस, मियादी बुखार, मलेरिया, टीबी, दूसरा मलेरिया, डायरिया, हैजा, कैंसर, तीसरा पीलिया, पेचिस, डायरिया, हैजा, चौथा टीबी, कैंसर, मियादी बुखार, हैजा। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो आंसर हो जाएगा उसका ही 3 हो जाएगा। इसके जो जल दूषित जल के कारण जो आपका जो बीमारी होता है वो होता है पीलिया, पेचिस, डायरिया और हैजा टाइप का बीमारी आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये दिया हुआ है जल में पारे के घुल जाने से मिनीमाता रोग होता है। बी जल में कैडमियम के घुल जाने से इटाई रोग होता है। ऑप्शन दिया हुआ केवल ए होगा, केवल बी, ए और बी दोनों।
न तो ए और न ही बी। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि जल में पारे के घुल जाने से मिनीमाता रोग हो जाता है और बी जल में कैडमियम के घुल जाने से इटाई रोग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि दिव्या अपनी नानी के घर जाती है जहाँ पर पानी की गुणवत्ता सही नहीं है। ऐसे में आप दिव्या को क्या सलाह देंगे जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना हो? पहला, पानी को उबालकर पीने की। दूसरा, पानी को फ्रिज में जमाकर फिर उसे ठंडा करके पीने की। तीसरा, पानी को छानकर पीने की। चौथा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पानी को उबालकर पीने की इसको पीने को कहा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है दूषित जल में फिटकिरी डालने से क्या होता है? पहला, जल साफ हो जाता है। दूसरा, सुधियाँ नीचे बैठ जाती है। तीसरा, बीमारियाँ दूर हो जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 23 का जो आंसर आपका जो हो जाएगा, इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 24। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, जल पर्यावरण का जैविक घटक है। दूसरा, हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है। तीसरा, दूषित जल पीने से शारीरिक विकलांगता आ जाती है। चौथा, गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर इज 4 हो जाएगा, गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मिनीमाता एक प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। पहला, समुद्र में बिखरे तेल का। दूसरा, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का। तीसरा, औद्योगिक परा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का। चौथा, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को पीने के पानी में छोड़ने का। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का जो आंसर आपका होगा, उसका आंसर इज थर्ड हो जाएगा, औद्योगिक परा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का। अगला क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ, ए जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। बी जहाँ वातावरण में आर्द्रता अधिक हो। सी जहाँ जल एकत्र होने की समस्या हो। ऑप्शन दिया हुआ है, ए और बी दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा, बी और सी, ए बी और सी तीनों होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का जो आपका आंसर होगा, उसका आंसर इज ए बी और सी तीनों होगा, क्योंकि जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे मलेरिया नामक बीमारी ज़्यादा होने की संभावना है। फिर जहाँ वातावरण में आर्द्रता अधिक हो वहाँ भी, और जहाँ जल एकत्र होने की समस्या हो वहाँ और ज़्यादा मलेरिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 27 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉसन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसा, ए इन्होंने यह खोज की कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। बी इसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1905 में मिला। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको चूज करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए होगा, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए होगा और न ही बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं। इसमें कहा कि कक्षा में शिक्षक मलेरिया से रोकथाम के उपाय बताता है, जिससे वह बताता है कि सबके मूल में मच्छर है। ऐसे में मच्छरों से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय बेहतर होगा, बताइए। ए में दिया हुआ, एकत्र हुए पानी में मिट्टी तेल का छिड़काव करना चाहिए। बी, लोगों को जल में इकट्ठा होने वाले दूषित पदार्थों को साफ सफाई के लिए जागरूक करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक और पॉइंट भी दिया हुआ है, सी, पानी एकत्र न हो इसका समुचित ख्याल रखना। ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी होगा, ए और सी होगा, बी और सी, ए बी और सी तीनों होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का जो आंसर आपका होगा, 28 का आंसर इज ए बी और सी तीनों होगा, क्योंकि एकत्र यानी रुके हुए पानी में मिट्टी तेल का छिड़काव करना चाहिए। बी, लोगों को जल में इकट्ठा होने वाले दूषित पदार्थों की साफ सफाई के लिए जागरूक करना चाहिए। और सी, पानी एकत्र न हो इसका समुचित ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख सकते हैं।
इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, पृथ्वी पर जल का एकमात्र मुख्य स्रोत वर्षण है। बी, वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और नहीं बी। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जल का एकमात्र मुख्य स्रोत वर्षण है तथा बी, वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण का एक प्रमुख उपाय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? जैसे पहला, पारंपरिक फसलों का उगाया जाना। बी, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना। तीसरा, पताल तोड़ कुओं को अधिक निर्माण किया जाना। चौथा में दिया हुआ है उपकरणों औद्योगिकरणों को बढ़ावा दिया जाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 का जो आपका आंसर होगा, 30 का आंसर इज थर्ड हो जाएगा, पताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, जिससे कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने का सर्वथा उपाय उचित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, कम उपयोग, पुनः उपयोग। तीसरा, पुनः चक्रण। चौथा, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज 4 हो जाएगा। सभी प्रकार का उपयोग करना चाहिए जल संरक्षण के लिए, जैसे कम उपयोग होना चाहिए, पुनः उपयोग होना चाहिए और पुनः चक्रण भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पहला दिया हुआ है 22 मार्च, 31 सितंबर, 13 जनवरी, 5 जून। तो इसका जो आपका आंसर जो हो जाएगा 32 का, इसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, 22 जनवरी को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं, इसमें पूछ रहा है कि भीम संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए में दिया हुआ है यह जल संरक्षण से जुड़ी संस्था है। बी में दिया हुआ इसका संचालन बच्चों द्वारा किया जाता है। सी में दिया हुआ यह संस्था कर्नाटक में कार्य करता है। ऑप्शन दिया हुआ ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी तीनों। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों, क्योंकि ये भीम संघ जो है यह जल संरक्षण से जुड़ी संस्था है और नेक्स्ट इसका संचालन बच्चों द्वारा किया जाता है तथा यह संस्था कर्नाटक में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर इज 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछ रहा है कि जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से? ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ तरुण भारत संघ, दूसरा चिपको आंदोलन, तीसरा भीम संघ, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिए, ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, जैसे कि सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। पहला, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। बी में बोल रहा है कि क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। तीसरा में दिया हुआ है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। चौथा में दिया हुआ वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो इसका 35 का जो आपका जो आंसर आपका जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर इज 4 हो जाएगा। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि 36, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ये भी सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। सेकंड में दिया हुआ नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। थर्ड में दिया हुआ नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। चौथा, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर होगा, 36 का आंसर इज थर्ड होगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जो कि सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि रक्त द्वारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। जैसे पहला दिया हुआ, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, दूसरा रक्त में मच्छर के लार्वे, तीसरा लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, चौथा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण ही आपका ये के जांच के द्वारा ही इसका जांच किया जाता है मलेरिया का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं। सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि रेखा की माँ खाली जगह के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पानी को रंगीन करने के लिए, दूसरा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, तीसरा कठोर जल को मृदी जल में परिवर्तित करने के लिए, चौथा पानी में उपस्थित रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का जो आपका आंसर होगा, उसका आंसर इस सेकेंड होगा, क्योंकि ये जो है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को आसादित करने के लिए तालाब से लाए गए पानी में फिटकिरी को डालती है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 में जो पूछ रहा है, कह रहा है कि खाली जगह के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, क्यों। जैसे पहला पानी को साफ करने के लिए, दूसरा जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, तीसरा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, चौथा मछली घर एक्वेरियम को शोभा बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इस थर्ड हो जाएगा। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। सीटेट जनवरी 2012 में क्वेश्चन है हुआ है। ए, अपने आसपास पानी को एकत्र न होने दें। बी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी, यदि कुछ जगहों पर पानी एकत्र हो जाता है तो मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। इसमें कह रहा है कि पोस्टर का उद्देश्य है कि खाली जगह के फैलने के विषय में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, उसके बाद दिया हुआ है चेचक और मलेरिया, तीसरा दिया हुआ डेंगू और आई फ्लू, चौथा में दिया हुआ टाइफाइड और हैजा। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे खाली जगह तत्व द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 का, पहला में दे रहा है लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। बी में दिया हुआ है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी में कह रहा है कि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। चौथा में दिया हुआ है लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 का आपका जो आंसर होगा, 41 का आंसर इज सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। इसीलिए स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हैं। 42 में जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 जो है सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है। पूछ रहा है कि जब एक मछली को
पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी, ऑप्शन दिया हुआ पहला मछली के तैरने के योग्य नहीं है, दूसरा ऑक्सीजन रहित है, तीसरा मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, चौथा खनिज रहित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पानी जो है खनिज रहित है, खनिज रहित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, दूसरा विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, तीसरा स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, चौथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा चलवाने से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, पहला पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। सीटेट नवंबर 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दूसरा मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, तीसरा मलेरिया, डेंगू, हैजा, चौथा मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है मच्छरों से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन देख सकते हैं। 45 क्वेश्चन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट जुलाई 2013 में पूछा भी गया है। कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, चौथा जॉर्ज मिस्ट्रल। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो बार क्वेश्चन ही पूछा भी गया है सीटेट में। ऑप्शन दिया हुआ मलेरिया, दूसरा मियादी बुखार, तीसरा अतिसार, चौथा हैजा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा मलेरिया। वो जो लक्षण जो होता है वो मलेरिया का लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन 47, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। कह रहा कि ऐसा मृत सागर क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, दूसरा ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, तीसरा ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, चौथा ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 का जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या एकत्र हुए पानी से हो सकती है? पहला मलेरिया, दूसरा पोलियो, तीसरा निमोनिया, चौथा चेचक। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज फर्स्ट होगा मलेरिया। मलेरिया होता है यानी कि रुके एकत्र हुए पानी से जो बीमारी होती है वो मलेरिया होती है। अगला क्वेश्चन 49 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का के क्या कारण हो सकता है? ये सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ए में दिया हुआ है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। सी, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल नल न होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए होगा, ए और बी दोनों, केवल सी और केवल बी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो
आंसर जो हो 49 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। केवल केवल जो होगा आपका ये, केवल जो आपका आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। आसपास के सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा बी, बी होगा, बी इसका आंसर बी होगा। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50-50, ये सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ पहला, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। दूसरा, मिट्टी का तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर का प्रजनन रुक जाता है। तीसरा, मच्छरों को मिट्टी के तेल द्वारा विकसित किया जाता है। चौथा, मच्छर मिट्टी के तेल द्वारा मर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज सेकेंड हो जाएगा। मिट्टी का तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या होता है, रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है। ये में दिया हुआ है जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। बी, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। सी, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। डी, उनमें केवल संदूषित जल होता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल बी होगा, केवल ए होगा, ए, बी और सी तीनों होगा। चौथा ए और बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका आंसर होगा इसका आंसर इज 3 होगा। ए, बी और सी तीनों होगा क्योंकि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। बी, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। सी, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में देख सकते हैं, पूछ रहा है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन पूछा गया। पहला, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तीसरा, जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए। चौथा, जल चक्र के आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें कहा गया कि जल चक्र आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। अगला क्वेश्चन 53 देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों का चुनिए। सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। ये ऑप्शन में दिया हुआ, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी एकत्रित होता था अब वहाँ नहीं है। बी में दिया हुआ, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी है। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पहला ए, बी और डी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा बी, सी और डी, चौथा सी, डी और ए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, ए होगा, बी होगा और डी होगा क्योंकि ये में दिया हुआ है जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी एकत्रित होता था अब वहाँ नहीं है। सही बात है। बी में कह रहा है पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई है, ये भी बात सही है। उसके बाद डी में कह रहा है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप लगाए गए हैं, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया नदी, झरना, पर्वत, झील। तो इसका जो आंसर आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर इज 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा इसका, यानी कि पर्वत भी बोल सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। पहला में ऑप्शन दिया हुआ है भूमिका निर्वाह के द्वारा। बी, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संबंध के द्वारा। सी, क्षेत्र भ्रमण द्वारा। डी, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। ऑप्शन दिया हुआ है पहला सी और डी, केवल सी, ए, बी और सी तीनों, केवल डी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों होगा
क्योंकि जल थीम से संबंधित जो है भूमिका निर्वाह के द्वारा होता है, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संबंध के द्वारा, सी क्षेत्र भ्रमण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 देख सकते हैं। सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया, कर भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ पहला, नदियों को रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। दूसरा, वर्षा का कम होना। तीसरा, वृक्षों का आवरण कम होना। चौथा, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंखों का उपयोग होना। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर इज 4 हो जाएगा। सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि लास्ट क्वेश्चन 57 है। इसको देखिए, इसमें पूछ रहा है 57 में कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल के निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया हुआ है, पहला जल प्रपात, दूसरा नदियाँ, तीसरा ग्लेशियर या हिम नदी, चौथा झरना। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जो हो जाएगा 3, ग्लेशियर या हिम नदी। ग्लेशियर और हिम नदी में लवण जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियोज कैसा लगा? अगर आपको वीडियोज अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें तथा चैनल को तथा ऐसे ही न्यू वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।